राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं आज फिर से आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आई हूँ। ये प्रश्न आपकी किसी भी शैक्षिक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने इन प्रश्नों के उत्तर के साथ ही इनकी कुछ व्याख्या भी रखी हुई है, तो आप इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो का आज का 125वां प्रश्न। और इससे पहले के जो प्रश्न हैं वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक शेयर किया हुआ है उन वीडियोस का, तो आप वहां से जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। इसके ऑप्शन है, हमें गलत युग्म बताना है। अधिगम का चिन्ह, इसके बारे में टॉलमैन सिद्धांत में बताया हुआ है। बी है, अधिगम का जो क्षेत्र है उसके बारे में लेविन क्षेत्रीय सिद्धांत में बताया है। सामाजिक अधिगम के बारे में ब्रूनर सिद्धांत में बताया गया है। या फिर ऑप्शन नंबर डी है, प्रयत्न एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक अधिगम सिद्धांत में बताया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अधिगम। ये ब्रूनर सिद्धांत में बताया गया है, यह गलत है। ब्रूनर ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत नहीं दिया है, बल्कि इन्होंने कौन सा दिया है, इन्होंने दिया है डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी। इसे बोलते हैं अनुसंधानात्मक अधिगम सिद्धांत। हम इसमें जो दूसरे सिद्धांत दिए हुए हैं उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। पहला है अधिगम का चिन्ह, टॉलमैन सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि जीव उत्तेजना और पुरस्कारों के बीच संबंधों को सीखते हैं। दूसरा है अधिगम का क्षेत्र, लेविन क्षेत्रीय सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति अपने वातावरण के साथ कैसे बातचीत करता है और कैसे अपने वातावरण से बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। तीसरा है प्रयत्न त्रुटि सिद्धांत, थॉर्नडाइक अधिगम सिद्धांत। यह सिद्धांत यह बताता है कि जीव विभिन्न कार्यों को करके और परिणामों को देखकर सीखते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न देखिए, संप्रत्य, जिसे कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है, महत्वपूर्ण वाहन है। इसके ऑप्शन है संप्रेषण अधिगम का, यहाँ पर बी होना चाहिए था लेकिन सी दिया हुआ है। सी है अभिप्रेरणा का, बी है चिंतन प्रक्रम का, या डी है उपलब्धि का। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चिंतन प्रक्रम का वाहन है। देखिए, संप्रत्य चिंतन प्रक्रम के लिए बहुत महत्वपूर्ण वाहन है, क्योंकि वे हमें विचारों को व्यवस्थित करने और उन्हें समझने में मदद करते हैं। संप्रत्य कॉन्सेप्ट ये विचारों के समूह होते हैं जो किसी वस्तु, घटना या विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं। चिंतन प्रक्रम, थिंकिंग प्रोसेस, यह विचारों को व्यवस्थित और तार्किक तरीके से व्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखिए, अर्थग्रहण अधिगम स्पष्ट किया। इसके ऑप्शन है गाइने, बी है आसम्बेल, सी है प्याजे, या फिर डी ब्रूनर। तो अर्थ ग्रहण अधिगम स्पष्ट किया है ऑप्शन नंबर बी, आसम्बेल ने। अर्थ ग्रहण अधिगम को आसम्बेल ने स्पष्ट किया था। आसम्बेल ने विशेष रूप से सामाजिक सीखने और अर्थ ग्रहण के संदर्भ में अपनी अद्वितीय विचारधारा विकसित की। अर्थ ग्रहण अधिगम का अर्थ होता है नई जानकारी को समझना और उसे अपने मानसिक संरचना में समाहित करना। इसका अर्थ है कि जब हम कोई नई जानकारी प्राप्त करते हैं तो हम उसे समझने का प्रयास करते हैं तथा उसे अपने जीवन और संदर्भ में उपयोग करने की कोशिश भी करते हैं। इस प्रक्रिया में हमारे मानसिक मॉडल्स बदलते रहते हैं और हम नई जानकारी को अपने सोचने और कार्य करने के तरीके में शामिल भी करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विकास की विशेषता नहीं है। इसके ऑप्शन है अर्थपूरकता, उत्पादकता, व्यवहारशीलता, या फिर डी विस्थापन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्पादकता। उत्पादकता भाषा विकास की विशेषता नहीं है।
भाषा विकास से तात्पर्य एक ऐसी क्षमता से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों, विचारों और इच्छाओं को दूसरे तक सूचित करता है तथा दूसरे के भावों को ग्रहण करता है। इस प्रकार उत्पादकता भाषा विकास की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने समायोजन सिद्धांत प्रस्तावित नहीं किया? इसके ऑप्शन है एस फ्रायड, बी है वॉटसन, सी है लाजरूस या फिर डी जोंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लाजरूस। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है, किसका परिणाम है? उद्दीपन प्रत्युत्तर का, बी है समग्राकृति प्रत्यक्षण का, सी है पुनर्वलन का या डी है उद्दीपन सामान्यीकरण का। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, समग्राकृति प्रत्यक्षण का। देखिए, अंतर्दृष्टि अधिगम समस्या को हल करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। और अंतर्दृष्टि जो सूझ का सिद्धांत है ये किस में लागू होता है? ये जो बड़ी कक्षाएं होती हैं, उच्चतर माध्यमिक जो कक्षाएं होती हैं या उससे बड़ी जो बच्चे होते हैं, उसमें अंतर्दृष्टि सूझ अधिगम कार्य करता है। ये समस्या को हल करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है इसमें, जहाँ व्यक्ति संपूर्ण स्थिति को समझता है और यह जटिल समस्याओं को हल करने के लिए अचानक समझ के माध्यम से सीखने की एक प्रक्रिया है। इसमें समस्या के सभी तत्वों को देखना और समाधान के लिए एक रणनीति तैयार करना शामिल है। हमारा अगला प्रश्न देखिए, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है, पहला है उद्दीपन प्रत्युत्तर का, बी है समग्राकृति प्रत्यक्षण का, सी है पुनर्वलन का या डी है उद्दीपन सामान्यीकरण का। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समग्राकृति प्रत्यक्षण का। अंतर्दृष्टि अधिगम समस्या को हल करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जहां व्यक्ति संपूर्ण स्थिति को समझता है और यह जटिल समस्याओं को हल करने के लिए अचानक समझ के माध्यम से सीखने की एक प्रक्रिया है। इसमें समस्या के सभी तत्वों को देखना और समाधान के लिए एक रणनीति तैयार करना शामिल है। अगला प्रश्न है, बीआरसी का पूरा नाम क्या है? इसके ऑप्शन है ब्लॉक रिपोर्ट कोऑर्डिनेटर, बी है ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर, सी है बेसिक रिसोर्स सेंटर या डी है बेसिक रिपोर्ट सेंटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेट। बीआरसी का अर्थ है ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर। यह एक सरकारी पद है जो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है। बीआरसी का मुख्य कार्य शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, शिक्षण सामग्री वितरित करना और शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना होता है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी द्वारा कब प्रस्तुत की गई? इसके ऑप्शन है 2004, 2005, 2006 या 2007। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2005। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा भारत में शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह दस्तावेज एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया जाता है और इसमें शिक्षा के विभिन्न पहलुओं जैसे कि पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, मूल्यांकन और शिक्षा के उद्देश्यों को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे? पहला है जवाहरलाल नेहरू, बी है हुमायूं कबीर, सी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डी है सरोजनी नायडू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। वे एक स्वतंत्रता सेनानी, विद्वान और शिक्षाविद थे। सन 1947 से 1958 तक भारत के शिक्षा मंत्री रहे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए, जिनमें शिक्षा का अधिकार, शिक्षा में समानता और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार शामिल थे।
अगला प्रश्न देखिए, रचनात्मक उपागम का उद्गम है। पहला है इसमें ऑप्शन व्यवहारिक मनोविज्ञान, बी है सामाजिक मनोविज्ञान, सी है संज्ञानवादी मनोविज्ञान, डी है बी और सी दोनों। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। रचनात्मक उपागम का उद्गम सामाजिक मनोविज्ञान और संज्ञानवादी मनोविज्ञान दोनों से हुआ है। रचनात्मक उपागम मनोविज्ञान का एक दृष्टिकोण है जो मानसिक प्रक्रियाओं को सक्रिय और रचनात्मक मानता है। यह दृष्टिकोण मानता है कि व्यक्ति केवल जानकारी को अर्थग्रहण नहीं करते, बल्कि वे जानकारी का निर्माण करते हैं और उसका अर्थ लगाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दर्शन की कौन सी शाखा ने प्रामाणिकता के विकास को शिक्षा का एक लक्ष्य माना? इसके ऑप्शन है मार्क्सवाद, बी है प्रयोजनवाद, सी है यथार्थवाद या डी है अस्तित्ववाद। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यथार्थवाद। यथार्थवाद वस्तु के अस्तित्व संबंधी विचारों के प्रति एक दृष्टिकोण है जो संसार की वस्तुओं को यथार्थ मानता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार जो कुछ भी हमारे सामने है और जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, बस वही क्या है, सत्य होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डेविड कोल्ब द्वारा प्रस्तावित अनुभवात्मक शिक्षण चक्र का एक चरण नहीं है? इसके ऑप्शन है विचारात्मक चिंतन, बी है ठोस अनुभव, सी है सार संकल्पना और डी है सूचना एकत्र करना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सूचना एकत्र करना। सूचना एकत्र करना अनुभवात्मक शिक्षण चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यह एक अलग चरण नहीं है। यह ठोस अनुभव चरण का भाग है जिसमें शिक्षार्थी अपने अनुभवों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो यह क्या है, इस अनुभवात्मक शिक्षण चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यह क्या है, अलग चरण नहीं है। यह किसका है? यह ठोस अनुभव चरण का ही एक भाग है। अगला प्रश्न है, बाल वाटिका में एनईपी 2020 के मुताबिक शिक्षा का जिम्मेदार कौन होगा? ए है इसमें ऑप्शन विभिन्न विषयों के विशेषज्ञता वाले योग्य शिक्षक, बी है मेंटरिंग प्रोग्राम के तहत वरिष्ठ स्कूल के छात्र, सी है ईसीसीई पात्र शिक्षक और डी है बच्चों के माता पिता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईसीसीई पात्र शिक्षक। एनईपी 2020 में बाल वाटिका स्तर पर बच्चों को खेल, कहानी सुनाना, कला और शिल्प, संगीत और नृत्य जैसी गतिविधियों के माध्यम से सीखने का अवसर प्रदान करने के लिए ईसीसीई शिक्षकों को नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। अगला प्रश्न है, किसी न किसी मात्रा में सभी कक्षाएं मल्टी लेवल कक्षाएं कहलाती हैं क्योंकि इसके ऑप्शन है वे विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से छात्रों को शामिल करती है, बी है उनमें विभिन्न रुचियां और शौक होते हैं, सी है उनमें विभिन्न स्तरों के छात्रों और क्षमताओं के छात्रों को शामिल किया जाता है, डी है वे विभिन्न आयु समूह के छात्रों के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उनमें विभिन्न स्तरों के छात्रों और क्षमताओं के छात्रों को शामिल किया जाता है। किसी न किसी मात्रा में सभी कक्षाएं मल्टी लेवल कक्षाएं कहलाती हैं क्योंकि उनमें विभिन्न स्तरों के छात्रों और क्षमताओं के छात्रों को शामिल किया जाता है। सभी कक्षाओं में छात्रों की क्षमता और ज्ञान का स्तर भिन्न भिन्न होता है। कुछ छात्र दूसरों की तुलना में क्या होते हैं, तेजी से सीखते हैं, जबकि कुछ को अधिक समय और सहायता की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के घोषित उद्देश्यों के अनुसार मूल्यांकन पैटर्न के संदर्भ में परख का फोकस क्या है? इसके ऑप्शन है पारंपरिक परीक्षण विधियों पर जोर देना, बी है रटने और याद रखने को बढ़ावा देना, सी है 21वीं सदी की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में मूल्यांकन पैटर्न को बदलना और डी है मूल्यांकन में प्रौद्योगिकी के उपयोग को हतोत्साहित करना। तो देखिए जो परख है उसका जो फुल फॉर्म है उसे भी एक बार हम देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो कभी कभी परख का
फुल फॉर्म भी आ जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ये है 21वीं सदी की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में मूल्यांकन पैटर्न को बदलना। तो परख का फोकस 21वीं सदी की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मूल्यांकन पैटर्न को बदलना है। यह रटने और याद करने के बजाय छात्रों के समग्र विकास का मूल्यांकन करने, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन करने एवं मूल्यांकन में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर जोर देता है। अगला प्रश्न देखिए, स्कूल मानक और मूल्यांकन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसे शाला सिद्धि भी कहा जाता है, का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसके ऑप्शन है स्कूलों में पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देना, बी है सभी स्कूलों के छात्रों के लिए मानकीकृत परीक्षण आयोजित करना, सी है स्कूलों को स्व मूल्यांकन के माध्यम से अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाना, और डी है खराब प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्कूलों को स्व मूल्यांकन के माध्यम से अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाना। NPSSE, जिसे बोला जाता है नेशनल प्रोग्राम ऑन स्कूल स्टैंडर्ड्स एंड इवैल्यूएशन, या जिसे बोला जाता है शाला सिद्धि का प्राथमिक उद्देश्य स्कूलों को स्व मूल्यांकन के माध्यम से अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाना तथा स्कूलों को अपनी ताकत और कमजोरियों की पहचान करने में मदद करना है। NPSSE स्कूलों को विभिन्न पहलुओं जैसे कि शिक्षण अधिगम सामग्री, बुनियादी ढांचे और छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखिए, SAFAL सफल छात्रों में क्या आकलन करता है? तो SAFAL का जो फुल फॉर्म है हम उसे भी देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग। तो इसके जो ऑप्शन हैं केवल सैद्धांतिक ज्ञान और रटना, बी है मूल अवधारणाएं, ज्ञान का अनुप्रयोग और उच्च स्तरीय सोच कौशल, सी है शारीरिक फिटनेस और पाठ्येतर क्षमताएं, डी है केवल तथ्यों और आंकड़ों को याद रखना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मूल अवधारणाएं, ज्ञान का अनुप्रयोग और उच्च स्तरीय सोच का कौशल। सफल SAFAL छात्रों में मूल अवधारणाओं, ज्ञान के अनुप्रयोग और उच्च स्तरीय सोच कौशल का आकलन करता है। सफल छात्रों को केवल तथ्यों और आंकड़ों को याद रखने के बजाय विषयों को मूल अवधारणाओं को समझने पर ध्यान केंद्रित करता है। अगला प्रश्न देखिए, टैगोर के दर्शन में निम्न कौन से दर्शनों का सम्मिश्रण परिलक्षित होता है? तो इसके ऑप्शन है यथार्थवाद और प्रकृतिवाद, बी है प्रकृतिवाद तथा आदर्शवाद, सी है यथार्थवाद और प्रयोजनवाद, और डी है आदर्शवाद तथा प्रयोजनवाद। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रकृतिवाद तथा आदर्शवाद। देखिए, टैगोर के दर्शन में प्रकृतिवाद तथा आदर्शवाद का सम्मिश्रण परिलक्षित होता है। प्रकृतिवाद के अनुसार प्रकृति ही वास्तविकता का मूल, टैगोर प्रकृति से अत्यधिक प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी कई रचनाओं में प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। वे मानते थे कि प्रकृति मनुष्य का क्या है, आधार है, आध्यात्मिक ज्ञान और आनंद प्रदान करती है। हमारा अगला प्रश्न है, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के महान समर्थक थे। इसके ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बी है लाला लाजपत राय, सी है दादा भाई नौरोजी, और डी है विट्ठल भाई पटेल। तो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के जो महान समर्थक थे वो ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा में प्राच्य पाश्चात्य विवाद का प्रारंभ किया। इसके ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड रिपन ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मैकाले ने। शिक्षा में प्राच्य पाश्चात्य विवाद का प्रारंभ लॉर्ड मैकाले ने 1835 ईस्वी में अपनी शिक्षा नीति के माध्यम से किया था।
पाश्चात्य शिक्षा पर मैकाले की शिक्षा नीति ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा दिया। इस नीति के तहत अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया और पाश्चात्य विज्ञान, इतिहास और दर्शन को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। अगला प्रश्न देखिए, अभिप्रेरणा के प्रत्यय की प्रकृति है। इसके ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, बी है मनोसामाजिक, सी है मनोशारीरिक या डी है सामाजिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मनोसामाजिक। देखिए, अभिप्रेरणा के प्रत्यय की प्रकृति मनोसामाजिक है। यह मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शारीरिक कारकों से प्रभावित होती है। शारीरिक कारक जैसे थकान, भूख और स्वास्थ्य अभिप्रेरणा को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वह कारक जो किसी गतिविधि को प्रारंभ कर तथा जारी रखता है क्या कहलाता है वो। इसके ऑप्शन है अभिवृत्ति, अभिक्षमता, मूल प्रवृत्ति या डी है प्रेरणा। तो इसके जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी प्रेरणा। प्रेरणा क्या होती है, देखिए प्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें चुनौतियों का सामना करने और उनसे पार पाने में भी मदद करती है। प्रेरणा वह कारक है जो किसी गतिविधि को शुरू करने और जारी रखने में मुख्य भूमिका भी निभाती है। तो ये क्या है, एक आंतरिक शक्ति होती है। अगला प्रश्न है, बच्चे की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की ओर आकृष्ट करने वाला प्रथम पथ प्रदर्शक निम्नलिखित में से कौन था। इसके ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बी है पेस्टोलॉजी, सी है अरस्तु या डी रूसो है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी अरस्तु। देखिए, बच्चों की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की ओर आकृष्ट करने वाले प्रथम पथ प्रदर्शक अरस्तु थे। अरस्तु ने बच्चों के विकास और शिक्षा पर गहन अध्ययन किया और पॉलिटिक्स पुस्तक में अपने विचारों को प्रस्तुत किया। उन्होंने बच्चों की जिज्ञासा, सीखने की इच्छा पर भी बल दिया। खेल और गतिविधि के माध्यम से शिक्षा पर जोर दिया। बच्चों के नैतिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार किया और उनकी अलग अलग सीखने की शैलियों को ध्यान में रखने की भी सलाह दी। तो उनका यही मानना था कि हर बच्चे में क्या होता है, अलग अलग क्षमताएं होती हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। तो उन्होंने यही बोला था कि हर बच्चे को अलग तरीके से सिखाना चाहिए। और उन्होंने क्या बोला था कि उनको ज़्यादा खेल और जो खेल में वो बच्चे सीखते हैं तो उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने अपने विचार पॉलिटिक्स पुस्तक में दिए थे। अगला प्रश्न देखिए, समायोजन का प्रमुख लक्षण है। इसके ऑप्शन है धन, आदर्श चरित्र, संतुष्टि एवं सुख और डी है ज्ञान। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी संतुष्टि एवं सुख। समायोजन का प्रमुख लक्षण संतुष्टि एवं सुख है। समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने परिवेश के साथ साथ तालमेल स्थापित करता है। जब व्यक्ति अपने परिवेश के साथ तालमेल स्थापित कर लेता है तो उसे संतुष्टि और सुख की अनुभूति होती है। यही क्या है, समायोजन का प्रमुख लक्षण है। बौद्ध युग में शिक्षा ग्रहण करने के लिए बालक का एक संस्कार होता है जिसे कहते हैं। इसके ऑप्शन हैं उपनयन संस्कार, परिणय संस्कार, प्रव्रज्जा संस्कार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी प्रव्रज्जा संस्कार। अगला प्रश्न देखिए, समाज की नवीनतम मान्यताओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के निर्धारण के लिए किस आयोग की स्थापना की गई थी। तो इसका जो ऑप्शन देखिए माध्यमिक शिक्षा आयोग, राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी कोठारी आयोग। देखिए, कोठारी आयोग 14 जुलाई 1964 में स्थापित किया गया था और एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि कोठारी आयोग कब स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था 14 जुलाई 1964 को। तो इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर DS कोठारी थे। इस आयोग ने शिक्षा प्रणाली में कई महत्वपूर्ण सुधारों की सिफारिश की थी। तो ये हमारी आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न भी हो चुका है। मैं आगे भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अगली वीडियो में लेकर आऊँगी। चलिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।